अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 27 साल के बाद नाज़रीन इमरान खान चेयरमैन तहरीके इंसाफ के ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं और पार्टी में नए आने वाले जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो बिला मुकाबला आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या बैरिस्टर गौहर पार्टी की मुश्किलात को कम कर सकते हैं? इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या इलेक्शन कमीशन इस मुतनाज़े इलेक्शन को तस्लीम करेगा, क्योंकि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो बड़े दिलचस्प हुए हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर ये ख़िताम पजीर हो गए हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली ये मामला मजीद मुतनाज़े हो गया है, मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। क्या जिस वजह से इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी है, तहरीके इंसाफ का वो निशान वो बचा पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब मैं अपने मेहमानों से, आज मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनसे मैं लूँगी। लेकिन इससे पहले जो आज के इस सारे प्रोसेस के ऊपर तनकीद हो रही है ना, ज़रा वो भी आपको बता देती हूँ, वो भी सुन लीजिए। नून लीग पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से पार्टी इलेक्शंस पर नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है। तहरीके इंसाफ के जो बानी रहनुमा है अकबर एस बाबर साहब कल प्रोग्राम में भी मौजूद थे। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। फिल्डर्ट ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं ना, वो इसी तरह से होते हैं। बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। याद कीजिए अभी इसी साल में जून में नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और उसमें तकरीबन पूरा का पूरा शरीफ खानदान ही पार्टी ओहदों पर मुंतखब हो गया था, और वो भी बिला मुकाबला। और यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इनफैक्ट है, जिसके आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो 2021 में बड़े खामोशी के साथ हो गए थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए थे 4 साल के लिए। 2017 में भी पार्टी के चेयरमैन के ओहदे के लिए बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए थे बिलावल साहब, और फिर उसके बाद 2021 में भी वो अगले 4 साल के लिए पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो सवाल यहाँ पर फिर ये भी है कि जमहूरियत की बात करने वाली ये जो सियासी जमातें हैं, ये अपनी जमातों के अंदर जमहूरी रिवाज कब कायम करेंगी, जमहूरियत कब लेकर जाएंगी? ये बड़े अहम सवालात हैं और इसी पर डिस्कशन करेंगे आज प्रोग्राम में। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA के अहम तरीन रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब बेहतरीन तजिया करते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में तीनों मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। निहाल साहब, ज़रा आपसे सर बात का आगाज़ कर लेते हैं दोनों मेहमानों की इजाज़त से। आप लोग सर, जो तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इसे आप लोग सिलेक्शन कह रहे हैं, इसे आप लोग कठपुतली तमाशा कह रहे हैं, धांधली ज़दा कह रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि मैंने अपने आगाज़ में हवाला दिया सर, छः महीने पहले तो आपकी अपनी जमात के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे। इसमें भी पार्टी के ताहयात कायद के जो भाई थे शहबाज शरीफ साहब, वो बन गए पार्टी के सदर, मरियम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर, समधी इसहाक डार साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, और दीगर करीबी लोग भी कमोबेश अहम ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। सर, वो इलेक्शन था या वो भी सिलेक्शन थी? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारा इलेक्शन सिलेक्शन होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे रद्द कर देता। ये डिस्क्रिशन और ये अथॉरिटी और ये पावर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और उनके मुबस्सिर भी वहाँ पे आते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का एक चेयरमैन होता है, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, नॉमिनेशन पेपर फाइल होता है, एक पूरा प्रोसेस है। हम पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं और उस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रही होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर हमारे इलेक्शन प्रोसेस को अगर उन्होंने ठीक मान लिया है, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ा या उसको डिस्कस किया जाए या उसके हवाला दिया जाए। जहाँ तक रह गया पीटीआई का, तो हम उनके हलीफ भी नहीं है, ना हम इलेक्शन कमीशन है। हमें उनकी हर चीज़ में हमें देखना पड़ता है कि उनके कहाँ पे क्या क्या खामियाँ, क्या क्या कोताहियाँ हैं, और वो हम आवाम के बेहतरी के लिए और पब्लिक एट लार्ज के लिए हम उसको डिस्कस करते हैं। और हम कहते हैं पीटीआई के लिए भी जरा इंतजार कर लेते आप लोग कि इलेक्शन कमीशन एक दफा अपना फैसला बता देता कि आया वो इसे तस्लीम करते हैं या नहीं, फिर उसके बाद आप लोग की तरफ से अगर सिलेक्शन और कठपुतली कहा जाता तो बेहतर नहीं होता? फिर ये जो आप लोगों की मीडिया हाउसेज है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में रहती है, और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों और अकाबरीन के पास और तजियाकारों के पास जाकर के कहते हैं कि आप इसमें राय दे दें। निहाल साहब, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए औरंगजेब साहिबा ने ये कठपुतली और ये सारी बातें की हैं?
देखिए ना, आपने अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ उनके लिए नहीं, उनके लिए तो एक नॉर्मल रूटीन बात है। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। अभी उनके इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो फिर जो मीडिया हाउसेस थे वो चेस कर रहे थे कि कौन चेयरमैन बनेंगे, कहाँ से होंगे, क्या बैकग्राउंड है, कौन आएगा। एक तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में जब हम जाते हैं तो हम अपने काम से जाते हैं, अपने मंशूर से जाते हैं। और नवाज शरीफ का जो विजन है, विजडम है, अगर आप नवाज शरीफ साहब के अदवार को, उनके कामों को, उनकी मईशत के बहाली को, उनके पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अगर आप माइनस करके जाएंगे तो हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। अगर कोई इलेक्शन में जाता है तो सर मुझे इजाजत दीजिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है इस बारे में। 1 मिनट दे दे। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि किसी के अगर मुस्तकबिल को आपको जानना होता है ना, मुस्तकबिल के इरादे को, तो उसके माजी से आप देखते हैं कि माजी में उसका क्या रवैया था और क्या उसकी डिलीवरी थी। तो मोहम्मद नवाज शरीफ और PMLN का जो रवैया और डिलीवरी है, वो ट्रैक रिकॉर्ड इज वंडरफुल। ठीक सर ये डिबेटेबल बात है, इस पे मैं आगे आपसे दोबारा बात करती हूँ। मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, पिलडाट हो गई, ये तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं इस पर तनकीद कर रहे हैं। सर आपकी जमात का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखिए, उसमें ये इलेक्शन इसलिए अहम हो गए कि इससे जो पहले इलेक्शन थे उसको इलेक्शन कमीशन ने स्क्रैप कर दिया और कह दिया कि ये इलेक्शन गलत हुए हैं, और उस बात को PTI ने तस्लीम कर लिया बाय नॉट चैलेंजिंग दोज इलेक्शंस इन दी हायर फोरम। तो जब आप किसी इलेक्शन को, किसी फैसले को आप तस्लीम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं, और उसके परसूस में आपने फिर अपनी पार्टी के दोबारा इलेक्शन करवाए। तो सबकी नज़रें जो है वो खुद ब खुद इस इलेक्शन की जानिब मबजूल हो गई। अब जब इस इलेक्शन की जानिब मबजूल हो गई तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अनयूजुअल हैं। वो अनयूजुअल ये हैं कि एक जूनियर दोस्त जो है वो इस इलेक्शन में नॉमिनेट हो गए। उनकी तरफ से जो पुराने इलेक्शन में जो चेयरमैन इस सियासी जमात ही मैं कहूँगा, इस जमात के जो चेयरमैन थे साबिक, उनकी तरफ से नॉमिनेट हो गए, और फिर विद इन मिनट्स जो है वो इलेक्शन जो है ना उसका प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। तो सबकी नज़रें, चूँकि उसका एक पस मंज़र था, अगर ये पस मंज़र ना होता तो फिर शायद जो है ना वो सबकी नज़रें ना होती, सब इसके ऊपर जो है वो गौर न कर रहे होते कि क्या करेंगे ये। इसके अलावा भी चूँकि उनके ऐसे मामलात हैं अदालतों में या बाकी रियासत के साथ, तो इसलिए भी लोग इसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। तो इनमें उनको ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था, मगर मेरा ख्याल है कि पहले से ज़्यादा गैर मोहतात तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए, और वो चैलेंज होंगे। जी, क्योंकि आप सर कानूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बतौर वकील मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। सर मुझे बताइएगा, जो तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, इसको इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं? आप कानूनी तौर पर बताइएगा, इसे क्या मंजूर करेगा या इसे मुस्तरद किया जा सकता है? और अगर मुस्तरद हो जाता है तो उसके साथ ही फिर बल्ले का निशान सर वो भी ले लिया जाएगा? मैं यही अर्ज कर रहा था, क्योंकि इसका एक पस मंज़र जो है वो मैंने बयान किया, एक पस मंज़र बन गया, और एक उस दस्तूरी अदारे का फ़ैसला भी आ गया, और उस दस्तूरी अदारे के फ़ैसले को कंसीड भी कर लिया गया। अब उस डायरेक्शंस के मुताबिक चलना था, और बज़ाहिर जो है उस डायरेक्शन के मुताबिक नहीं चला गया, और विद इन मिनट्स जो है ना वो सिर्फ जो है ना एक चेंज की गई, जो बड़ी तब्दीली की गई कि चेयरमैन जो है ना किसी एक शख्स को A को माइनस कर दिया गया और B को जो है उनकी जगह पे ले आया गया। तो सिर्फ A के माइनस करने से और B के माइनस करने से जो है वो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो दुरुस्त हो गया। ये चैलेंज होगा, और जब ये चैलेंज होगा तो उसमें पुरानी जो जजमेंट है या आर्डर है इसका इलेक्शन कमीशन का, वो सामने रख के ये देखा जाएगा कि कानून उसके सब्जेक्ट का जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो और आर्डर दोनों सामने रखे जाएंगे, और फिर देखा जाएगा कि नए इलेक्शन कानून के मुताबिक हैं या इस जजमेंट के मुताबिक हैं, और अगर नहीं है तो फिर जो है ना इसका मतलब ये है कि ये स्क्रैप हो सकता है, और जब दूसरी दफ़ा स्क्रैप होगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस में जो है वो ना जो इलेक्शन सिंबल हुआ करता है
वो शायद मुमकिन ना रहे, वो जा सकता है और प्रॉब्लम आ वो जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप अतर काज़मी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये अगर इंट्रा पार्टी पर इलेक्शंस पर या पार्टी के ऊपर तनकीद करती है तो चले समझ आता है, सियासी हरीफ हैं, आपस में सियासी बयानबाजी हो रही है। लेकिन पिलटाट जैसे इदारा अगर इस सारे प्रोसेस के ऊपर तनकीद कर रहा है तो क्या समझते हैं आप, क्या हम ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी में ये एक गलत कदम उठा दिया है, इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया है? देखिए, पहली बात ये कि जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, इसका फैसला कब महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने? तकरीबन 2 माह पहले। फैसला क्यों नहीं सुनाया? जी। और फिर अचानक फैसला आया और आपको पता है कि आगे इलेक्शन स्केड्यूल आने वाला है, उससे पहले ये सारी चीजें, तो क्या ये सारी चीजें जो हैं आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तो वो आइन के मातहत है। वो ये नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे, वो ये भी कर दे, वो भी कर दे। बाकी जहां तक पिलडाट का ताल्लुक है, वो उनके जो भी वो मौकिफ है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जब किसी की आवाज उठाना होता है तो वह इतराज उठ जाता है, जब नहीं उठाना होता तो कोई नहीं उठाता है। ये वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या मौकिफ रखती थी और अब किस तरीके से उनको वहां पे बरी किया जा रहा है। वही इदारे, वही नैब अब वहां पे क्या कुछ कह रही है। तो ये कोई इतनी ज्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि ये कोई आइन और दस्तूर उसको सामने रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। जहां तक जमातों के अंदर जमहूरियत का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, वाइस प्रेसिडेंट बिला मुकाबला, फिर सुबह से जो इतराज कर रही है मरियम औरंगजेब साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, बिला मुकाबला। आप बता दें किस जमात के अंदर इलेक्शंस होते हैं? मां सवाए जमाते इस्लामी के। जमाते इस्लामी एक वाहिद जमात है जिसके अंदर एक जमहूरी स्ट्रक्चर है, जहां पे आप नई लीडरशिप आती है, वेबसाइट पे होता है सारी डिटेल्स। जी नीचे से उनकी एक लीडरशिप आती है। तो जमात इस्लामी के अलावा तो किसी भी जमात के अंदर हमें कोई जमहूरी स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। और इलेक्शन कमीशन तो देखें, वो तो एक बाकायदा पीटीआई का ये मौकिफ है और अब इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये कहिए, ये सारी चीजें आपके एनालिसिस, ये सारी चीजें एक तरफ, ये बताइए, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है ये जो बल्ले का निशान है जिसकी वजह से खान साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन शिप मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे एक बल्ले के निशान के लिए वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पीटीआई को? ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। आइन और कानून में तो मुझे कोई कदगन नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसला कर लिया और 2 महीने महफूज रखा, क्यों महफूज रखा? उसी वक्त बता देते ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 महीने का वक्त मिल जाता। आप उनको इलेक्शन से पहले 2 महीने फैसला महफूज रखने के बाद कह रहे हैं कि आप फौरन इलेक्शन करवाओ। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आइन और कानून के मुताबिक इसका फैसला होगा। जो उनकी मंशा होगी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। जी सही। अच्छा, एक और सिचुएशन भी है अतर, पीटीआई में हामिद खान जैसे लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर को तरजीह दी गई। इस फैसले के पीछे आपको क्या सोच नजर आती है? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, अभी वो 1 साल हुए हैं पार्टी में आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं, दोनों दफा हार चुके हैं, क़यादत उन्होंने जिले तक की नहीं की, एतजाज एहसन के वो शागिर्द हैं। तो कहीं इसके पीछे खोसा साहब और एतजाज एहसन साहब के मशवरे तो नहीं है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं पता क्या इसमें हो सकता है, लेकिन देखिए खानदान से बाहर है, एक बंदा है और जमात में है, उनके वो वकील भी हैं, माजी में भी वो एक सियासी जमात से वाबस्ता रहे हैं, तो ये तो उनकी जमात का फैसला है। हाँ, इतराज ये हो सकता था कि अगर वो नायब सदर अपने बेटे को बना देते, अगर पंजाब का वजीर आला देखे ना, ख्वाजा आसिफ भी थे, ख्वाजा साद रफीक भी थे, दीगर सीनियर क़यादत भी है, तो फिर भी जमात के अंदर ही रखना है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देख लें, जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल की अभी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो मुल्क का वजीर आज़म बन सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इंतजाम में उसके हाथ में नहीं, चेयरमैन नहीं बन सकते, चेयरमैन नहीं बन सकता। तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें देखें। और दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या पता इमरान खान साहब जो है किसी मजबूत कैंडिडेट को ना लाना चाहते हो। जिस तरह पंजाब के अंदर आपने देखा कि उनके जो वजीर आला रहे वो उनकी बात मानते थे, उनकी बात सुनते थे, तो हो सकता है कि एक ये फैक्टर भी बीच में हो। सही। कामरान साहब, ये मौजूदा दौर में वकला का किरदार बड़ा अहम तरीन हो गया है सर। बैरिस्टर गौर से लेकर तर्जुमान तक वकील हैं, और शायद असेंबली में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी फिर वकला ही करेंगे। इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, उसमें वकला का किरदार इसलिए अहम हुआ करता है, एक तो वैसे ही डेमोक्रेसी में वकला का किरदार बहुत अहम होता है, दूसरा हमारे मफादात जो है ना वो हुकूमतों से या रियासत से उस तरह से एज सच नहीं जुड़े होते, तो हम इंडिपेंडेंट बात कर सकते हैं किसी और की निस्बत। मैं ये नहीं कहता कि कोई और इंडिपेंडेंटली बात नहीं कर सकता, मगर हम एज ए कम्युनिटी जो है, एज ए फर्टर्निटी जो है, वो हम ज़्यादा निस्बतन आज़ादी के साथ जो है वो हुकूमतों पर तनकीद कर सकते हैं या किसी पार्टी पे तनकीद कर सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट हमारी राय रहती है। तो इसलिए वकला जो है वो किसी प्रेशर में आम तौर पे कम से कम आते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं आते हैं, मगर कम से कम आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो किसी प्रेशर को कबूल करते हैं। तो आप जब भी कोई डेमोक्रेसी की बात होगी, वो नज़रें जो है वो वकला की तरफ उठती हैं। आप देख लीजिएगा कि इससे पहले जो कामरान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकला के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है सर, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो सियासी कारकुन हैं, अगर वो बात करते हैं, इनफैक्ट अगर वो कन्वेंशंस कर रहे हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन वकला बड़े स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से इस बार पार्टी टिकट के हवाले से भी उन्हीं के हवाले से फैसले हो रहे हैं, पार्टी चेयरमैनशिप भी वकीलों को दी हुई है। तो सर ये बताएं कि ये जो वकील हैं, ये क्या इसी तरह से जो सियासी कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी पुश्त पर होंगे? वैसे लाइटर साइड पे एक तो मैं मुखालिफ हूँ अपना पीटीआई का, मगर लाइटर साइड पे वकला जो है हामिद खान साहब का जो है ना, वो जो उनके साथ जो हुआ उसको ज़रा सामने रखें, जो उससे पहले जो है इस पार्टी में, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, इंडिपेंडेंटली वो आ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली उनकी सोच होती है, वो मुकाबला कर सकते हैं हालात का। और मुकाबला करने के साथ साथ एक और जो चीज़ वकला में बड़ी कामन है कि वकील किसी भी पार्टी का हो, अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई हो तो ये पूरे का पूरा वकील कबीला जो है वो उठ खड़ा होता है उसके लिए। तो वकील के साथ आमतौर पर ज्यादती मुमकिन नहीं होती। बाज़ औक़ात हम जो है ना वो एक्सेस में चले जाते हैं, जिस पे फिर बाद में हम पे तनकीद होती है, हमसे कोई खुदा न खास्ता ज्यादती हो जाती है, जैसे लाहौर में वकीलों और डॉक्टरों का मसला हो गया था। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर बहरहाल फिर भी वकील जो है ना वो सबसे इंडिपेंडेंट बाकी प्रोफेशंस की निस्बत। आप देख लीजिए, कोई अगर किसी का प्लाजा है कि कोई एग्रीकल्चर की उसकी ज़मीन है, कोई मतलब उसको जो है ना वो उसका जो है वो सांस रोकना जो है वो निस्बतन आसान होता है किसी न किसी हवाले से। वकील का सांस जो है वो इस तरह से किसी गैर कानूनी तरीके से रोकना निस्बतन कम आसान होता है। तो इसलिए वकला जो है वो इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ की तवज्जो उनकी जानिब है। मगर ये जो है ना फिर भी मैं अगेन कहूँगा कि हामिद खान साहब के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया था, और भी बहुत सारे वकील हैं जिनके साथ अच्छा नहीं किया था, वजी साहब के साथ अच्छा नहीं किया था, बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। ठीक, अच्छा निहाल साहब, ये वैसे अतहर साहब ने बल्कि बड़ी सही मिसाल दी। उस्मान बुज़ार साहब का किरदार हमने देखा है, फिर केपीके में महमूद खान साहब का भी किरदार हमने देखा है, और इन लोगों के बारे में एक आम तासुर ये था कि खान साहब ने इसी वजह से इन लोगों को वहाँ पर लगाया है कि ये क्योंकि मजबूत कैंडिडेट्स नहीं थे उस तरह से, तो इस वजह से यस सर करने वाले लोग थे, इसीलिए खान साहब ने उनको यहाँ दोनों जगहों पर वजीर आला लगाया था। तो क्या एक रीज़न ये भी है बैरिस्टर गौहर को पार्टी की चेयरमैनशिप देना कि वो यस सर करेंगे, खान साहब के फैसले होंगे और बैरिस्टर गौहर फेस पर होंगे? सर यकीनन बिल्कुल ऐसे ही होगा कि खान साहब नहीं चाहते हैं कि कोई मजबूत आदमी आए, या उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि कोई ऐसा मजबूत आदमी आए जो बाद में खान साहब के ईमा पे अपनी कार्रवाई ना करे। वो चाहते हैं जो भी आए वो एक हैंड पिक आए, जो कि एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो। बज़ाहिर तो वो चेयरमैन हो, मगर चेयरमैन के इख्तियारात तो एक्सरसाइज ना कर सकता हो, और चेयरमैन के एक्सरसाइज ही मास्टर्स वॉइस के तौर पे करे। तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक ठीक, अच्छा अतर ये फरमाइएगा, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो पार्टी पर इस वक्त मुश्किलात हैं, बैरिस्टर गौहर साहब उसको कम करने में कुछ काम कर सकेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं उसे बेहतर कर सकेंगे, और जो पीटीआई का चार्ज कारकुन है, जो क्राउड है, क्या उसको वो इंटैक्ट रख सकेंगे, और उसी तरह से वो कारकुन बैरिस्टर गौहर के पीछे होगा जैसे खान साहब के पीछे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह कारकुन उनके पीछे होगा। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि जिस तरह आज भी नून लीग के अंदर जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ साहब का,
कोई भी साहब से लीडर, पूछ चाहे रहे वो हैं सर। कितना बड़ा लीडर भी हो, वो बाहर निकल जाए। जब आप मियाँ साहब जब आए तो आपने देखा कि पूरे मुल्क से लोग आए, लाहौर में आके उन्होंने मियाँ साहब को सुना। तो इसी तरह हर सियासी जमात के अंदर ये रियलिटी है, उसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे भी वोट इमरान खान साहब का है, बैरिस्टर गौहर साहब का वोट नहीं है, जो खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया और इसी वजह से वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अदरवाइज क्या वो मुंतखब हो सकते थे? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये चीज है कि एक गौहर साहब की जो आपने बात की कि क्या कशीदगी कम करने में वो किरदार अदा कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इसमें वो किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, वो बड़े एक सुलझे हुए इंसान है, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। यहाँ तक मैं देख रहा था कि जब वो मुंतखब हुए तो ANP की एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी ट्विटर पे उनको मुबारकबाद दी। तो ये एक अच्छी चीज है कि एक ऐसा शख्स हो जो बातचीत करने में यकीन रखता है, जो आईने पाकिस्तान में यकीन रखता है, जो ऑफिसर ऑफ लॉ है। तो मेरे ख्याल में वो उस लिहाज से तो बेहतर कर सकते हैं। अब बाकी ये उनकी जो दीगर लीडरशिप है वो साथ चलेगी, किस हद तक उनकी मदद करेगी, ये एक अलहदा बहस है। इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में ये अगर ये पॉजिटिव फिनोमिना पेशरफ्त हो फॉर्मूला सकती है। यही था, रीजन अगर यही था जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो हम बात कर रहे हैं, और वकला को लाने की नीयत अगर यही थी कि उनके ऊपर हाथ डालना या उनको तंग करना इतना आसान नहीं होता, तो फिर वो वकील वाला एज तो हामिद खान साहब को भी हासिल था, फिर वो पार्टी के देरीना कारकुन भी हैं, तो समझते हैं आप कि उनके साथ ज्यादती हुई है? देखिए, ये उनकी जमात का मसला है ना। आती हूँ हाशमी साहब, मैं आ रही, आप ही की तरफ आऊंगी। जी, ये तो देखिए ना, जी, उनकी अगर कंप्लीट जमात का करें। मसला है। अब अगर बिलावल को वाइस चेयरमैन बना दें, आप नहीं समझती कि रजा रुबानी के साथ ज्यादती है? जब रजा रुबानी हाथ बांध के बिलावल के पीछे खड़े हों, या एतजाज एहसन साहब बिलावल साहब से जो है वो मुशावरत करने जाएं कि बिलावल उनको बताएंगे कि किस तरीके से जमहूरियत चलती है, या ख्वाजा आसिफ या ख्वाजा साद रफीक ने तो टीवी प्रोग्राम में ये फरमा दिया था कि मुझसे ये ना पूछें कि जो है वो हम क्यों नहीं वजीर आला बन सकते। तो ये सारी सियासी जमातों में तो किस किस के साथ ज्यादती नहीं होती, पर इशू ये है कि ये ज्यादती हुई है या नहीं हुई है, फिर इसका फैसला आवाम करते हैं। वो अपने वोट के जरिए बता देंगे कि जनाब ये फैसला दुरुस्त नहीं है, तो वो पता चल जाएगा। निहाल हाशमी साहब, ऐसे कुछ एनालिस्ट को मैं सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि अंदरूनी खाना PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो आपस में कोई गठजोड़ बनाना चाह रही है, और गालिबन ये जो बैरिस्टर गौहर हैं ये भी उसी की कड़ी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इस तरह की बातें कर रही है। सर, इज इट राइट? नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 0 + 0 - 0 + 0 - 0 = 0। सियासी क़यादत अगर 0 लेवल पे हो, पॉलिटिकल विजडम, विजन, फॉलोइंग और ग्रिप, तो फिर आप किसी को भी चेयरमैन बना दें, वो 0 से बाहर ही नहीं आ पाते। ठीक बात की आपने खूब ऑब्जर्व किया कि जनाब हामिद खान साहब की फिर भी एक ग्रिप है, वो लीगल फ्रेटर्निटी में एक ग्रुप को लीड करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं, उनका एक ग्रिप रह चुका है और अच्छे प्रैक्टिसिंग वकील है। मगर साथ ही साथ अगर वो कर सके, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती है, और वकील होना और अपने लीगल स्टैंड्स पे खड़ा होना एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अगर निशान के तौर पे बात किया जाए तो शायद बल्ला बचाने की कोशिश हो, अदरवाइज गौहर खान साहब के वजह से पार्टी ना 1 इंच आगे बढ़ेगी ना 1 इंच पीछे रहेगी। 0 + 0 = 0 हो जाएंगे। आप तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, डिस्कशन हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, निहाल हाशमी साहब, अतर काज़मी साहब साथ ही मौजूद हैं। सेनेटर साहब, जरा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, बलूचिस्तान में नून लीग ने इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ खींच लिया। 2 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोयटा का रुख किया, अपने यौम तासीस पे यहाँ पर एक बड़ा जलसा उन्होंने किया। आपने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि बलूचिस्तान मुल्की सियासत के रुख का तयन करता है। इस वक्त बलूचिस्तान की हवाएं क्या बता रही हैं सर? किसके सर फरवरी में इक़्तिदार का जो घुमा बैठने जा रहा है सर? देखिए, ये इलेक्टेबल्स जो हैं, इनके सूखने की हिस्स जो है वो ज़रा ज़्यादा है दूसरों से। हमारे बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं, बाकी इलेक्टेबल्स भी और ये हमारे स्पेशली बलूचिस्तान वाले, तो इनकी जो इस हिस्स का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसमें नून की पहले, हालांकि ये इसमें से अक्सर जो है उनका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ था, मगर अचानक जो है उन्होंने अपना स्टीयरिंग मोड़ लिया और फिर नून की तरफ आ गए।
तो जब ये हजरात जो है वो जिस तरफ जाते हैं तो उससे हम अंदाज़ा किया करते हैं, माजी में तो कम अज़ कम ऐसे ही जो है हुआ करता था, तो उससे हम अंदाज़ा किया करते थे या अब भी करते हैं कि ये हुमा जो है वो किसके सर पे बैठने जा रही है। तो बज़ाहिर जो है वो जो ज़्यादा सीटें लगता है कि जो निस्बतन लेंगे वो शायद नून वाले लेंगे, मगर किसी की मेरा ख्याल है सिंपल मेजॉरिटी भी मुझे नज़र नहीं आती। 2/3 तो बहुत दूर की बात है, और ये एक मिक्स गवर्नमेंट होगी, और मिक्स गवर्नमेंट में शायद जो है ना वो नेशनल गवर्नमेंट की शक्ल ले ले, या जिस तरह से पहले जो है वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की मिलके जो गवर्नमेंट रही इस तरह की शक्ल ले ले। बज़ाहिर मुझे इस तरह से नज़र आता है। सही है। जब निहाल साहब, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार लगाओ, सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ, सारी कोशिशें करने के बावजूद भी उनकी हवा नहीं बन पा रही है। एक इसकी तरफ इशारा है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें अपने घर यानी कि पंजाब में अंडे और टमाटर पड़ेंगे। सर, आर यू रेडी फॉर दिस? देखिए, बिलावल साहब के पास और क्या रह गया बोलने को। बहुत से लोगों की हवा निकल गई जब नवाज शरीफ की हवा चली। तो अगर बच्चे नादानी से इस तरह की बात करें तो बच्चे गैर सियासी होते हैं। बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। मैं यही कह सकता हूँ बिलावल साहब के बारे में कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। सियासी काम एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, उसमें रवादारी होती है, उसमें आपको मंसूबे बनाने पड़ते हैं, उस मंसूबों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको लेके आगे जाना पड़ता है, सारे स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना है, क्योंकि ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। उसमें मीडिया वाले भी हैं, दीगर इदारे भी हैं, हमारे पड़ोस भी है, हमारे ताजिर भी हैं, किसान भी है, मजदूर भी है। सिर्फ नारे लगा के किसी पे तनकीद करके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। बच्चों को सीखना चाहिए। जितने आप बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ जाएं, मैं तो ये उम्मीद रखता था जो लोग बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि वो सीखते कि लंदन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे चलाया जाता है, बल्दियाती निज़ाम को कैसे स्ट्रेंथन किया गया है। निहाल साहब, मुझे ये फरमाइए सर, जिस तरह से अभी कामरान मुर्तज़ा साहब भी ये बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी तो सिंगल मेजॉरिटी किसी की नजर नहीं आ रही है, एक हंग पार्लियामेंट टाइप की सिचुएशन बनेगी, तो सर इसमें मियां साहब वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं? सर नहीं, मुझे कामरान भाई से बहुत अदब के साथ इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे 2/3 मेजॉरिटी नज़र आ रही है PMLN की। लोग थक चुके हैं करप्शन से, लोग थक चुके हैं जो सिंध में सिस्टम राज किया गया 15 साल, सैलाब ज़दागान को रिहेबिलेट नहीं किया गया। लोग थक चुके हैं पैसे दे दे के अपने मेरिट के काम कराने के लिए। लोग चाहते हैं सुकून, लोग चाहते हैं रोज़गार, लोग चाहते हैं अमन, लोग चाहते हैं सस्ताई, लोग महंगाई का खात्मा चाहते हैं, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप हो। हमारा मुकाबला हमसे खुद है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमसे आगे निकल गए, कौन कहाँ चला गया। तो अब बहुत ज्यादा जातियात पे लड़ाई नहीं की जा सकती। बच्चे गैर सियासी होते हैं, मैं यही कहूंगा बस। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा अतर साहब, ये फरमाइए से साबिक वजीर आजम ने एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि खान साहब को जबरदस्ती नाअहल करवाया गया तो इसके मनफी नताइज, मनफी असरात मरतब होंगे। आपको लगता है अतर के पाकिस्तान की सियासत में किसी को सजा से या किसी को जजा से कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि कल तक जो तासुर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए था, आज वो तासुर खान साहब के लिए, आज मियां साहब के लिए सब अच्छा हो सकता है, तो कल यही सारी सिचुएशन घूम के फिर खान साहब के लिए भी हो सकती है। देखिए, क्वेश्चन तो हमें अपने आप से ये करना है कि क्या 75 साल में ये सब कुछ करने से इस मुल्क को कोई बेहतरी के लिए फर्क पड़ा या फर्क नहीं पड़ा? क्या आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे हमें होना चाहिए था? 75 साल पहले हमारा हमसाया मुल्क भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज वो कहां पे और हम कहां पे? तो ये फर्क तो पड़ता है। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक चीजें नहीं करेंगे, ज्यादती आप नवाज शरीफ साहब से करें, मौलाना साहब से करें, या पीपल्स पार्टी से करें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करें, या किसी और शख्स से करें, आप आइन और कानून से मावरा कोई भी हरकत करेंगे तो उससे फर्क पड़ता है। जब आप आइन और कानून को हाथ में लेते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे होते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के दौर में हो, चाहे वो पीडीएम के दौर में हो, या किसी और जमात के दौर में हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी इस मुल्क में आइन और कानून से मावरा कोई चीज होगी, उससे फर्क पड़ेगा और उससे मनफी फर्क पड़ेगा और मुल्क और कौम का नुकसान होगा। तो अब फैसला हमने ये करना है कि क्या हमने इसी तरह चलते जाना है? जो नवाज शरीफ साहब के साथ बाजी में अगर ज्यादती हुई थी, तो अब अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ
इंसाफ के साथ कोई ज्यादती हो रही है, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या ये उसका अजाला है या हमने अपनी माजी की गलतियों से, माजी की ज्यादतियों से सीखना है? और इसी तरह अब ये तहरीक इंसाफ के लिए भी चैलेंज है कि वो अपनी इस सारे एपिसोड से क्या सीखेंगे। वो तो किसी से के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते थे, हर किसी को गद्दार कहते थे, हर किसी को चोर कहते थे। उनको भी क्या पता ये समझ आ रही हो कि माजी में दूसरों के साथ भी ज्यादती हो रही हो। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर के क्या हमारी लीडरशिप फिर वो मैच्योर वक्त भी आया कि अरेस्ट होने से एग्जैक्टली 2 दिन पहले खान साहब ने लोगों के साथ बैठने की बात और ऑफर करना तक शुरू कर दी थी। फिर ये वक्त भी आया। कामरान साहब, कुछ सियासतदानों की सर राय ये है कि मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा मिल जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारत मिल जाएगी, JUI फे जो कि PDM के सदर थे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। सर, आपकी क्या राय है इस पर? हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन में जो है ना वो आपका क्या ख्याल है कि अपोजिशन जो है अगर वो लीड कर रहे हो मौलाना तो वो कमज़ोर अपोजिशन होगी, वो बहुत मजबूत अपोजिशन होगी और मौलाना इसमें अपनी सलाहियतों का मज़ीद इजहार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर ऐसा वक्त आया तो हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे, मगर अगेन अपोजिशन में बैठना हमें कबूल होगा, मगर उस तरह से न किया जाए अगेंस्ट नवाज शरीफ, अगेंस्ट आसिफ अली जरदारी। आप अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, उनके खिलाफ अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए इसमें कोई रोमांस नहीं हुआ करता। जो ये यहाँ पे दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना है, यहाँ मुल्क चलाना है, यहाँ पे कोई रोमांस की बात नहीं है। कोई हमारा कोई उनके साथ अफेयर नहीं चल रहा, ना जरदारी साहब के साथ ना या नवाज शरीफ के साथ। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप अगर एक कानून के दायरे के अंदर और एहतराम के दायरे के अंदर कि कहीं पे अपोजिशन लीडर का किरदार करें या अपोजिशन का किरदार अदा करें। तो ये हमारी तारीख रही है। मौलाना मुफ्ती महमूद अब जो है ना वो लीड करते रहे हैं। आज मौलाना अगर इसके बाद फरवरी की बात करते हैं तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये भी एक तारीखी बात होगी। अच्छा किरण, मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूं आपकी इजाजत से। तेजी के साथ जी जी, मैं इसमें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए JUIF हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि कामरान मुर्तजा साहब जो है वो हुकूमत में होते वे भी अपोजिशन करते रहते हैं सेनेट में, तो वो मुझे यकीन है कि ये करते रहेंगे। ये बिल्कुल ये क्रेडिट है कामरान मुर्तजा साहब का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सर मैं क्विकली कामरान साहब आपसे ही बात का आगाज करूंगी। ये बताइए सर, आज सैफर केस की समाअत हुई है, बगैर कार्रवाई के 4 दिसंबर तक ये मुलतवी हो गई है। साबिक चेयरमैन PTI ने दोबारा ट्रायल के बॉयकॉट का इंदिया दिया है। अगर बॉयकॉट करते हैं सर, फर्क क्या पड़ेगा इससे? देखिए, बाइकाट का अगर आप जहन में रखिए, लीगली स्पीकिंग मैं बावजूद इसके कि बाइस हूँ उनके खिलाफ हूँ, मगर बाइकाट जो है वो नुकसान दिया करता है। भुट्टो साहब को जो है ना वो जिस तरह से उनका ट्रायल जो सियासी बुनियादों पे चला था उसका उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था। 2 के जो है उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई थी और बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं थी या नहीं थी, मगर कागज़ पे जो बेइंसाफ़ी हुई थी वो बहरहाल जो है ना वो हर वकील मानने के लिए तैयार है। तो अगर कोई भी शख्स जो है वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दे और उसका नतीजे में अदालत तो चलती रहेगी मगर नतीजा जो है वो फिर दुरुस्त नहीं होगा और उसको फिर मीट विद नहीं किया जा सकेगा। इसलिए ये बेहतर हुआ करता है कि अदालतों को, मैं एक वकील के तौर पे इस वक्त बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे नहीं, कि अदालतों के सामने सबमिट किया जाए, अदालतों के सामने जो है वो पेश हो के अपना केस प्लीड किया जाए। केस दुरुस्त हो सकता है, केस गलत हो सकता है, उसमें डेंट डाले जाएं जो क्रिमिनल ट्रायल में तरीकाकार होता है और अल्टीमेटली इक्विटल के लिए कोशिश की जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा, आपकी नज़र से चीफ जस्टिस साहब की प्रेस रिलीज गुजरी होगी, उसके मुताबिक जो दस्तावेज उन्हें मौसूल हुई है उनमें किसी का नाम नहीं था। हालांकि इससे पहले PTI की जानिब से जो खबर मीडिया पर जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि ये खत साबिक चेयरमैन की जानिब से लिखा गया, तो फिर खत में नाम क्यों नहीं लिखा गया? देखिए, उसमें सबको पता है कि सियासी जमात की तरफ से आया है, उसमें जो कंटेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ जो जवाब आया उसमें ये भी कहा गया कि मीडिया को किस तरह पहले रिलीज हो गया, काजी साहब ने खुद कितने खत लिखे और वो कितनी दफा मीडिया को रिलीज हुए। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अदालत कोई कमीशन बना ले कि ये कौन लोग हैं जो मीडिया को रिलीज कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में जितने खत काजी साहब ने लिखे थे अता बंदयाल साहब को, तो उसकी तो कोई नजीर नहीं मिलती और वो अनफॉर्चुनेटली वो खत भी रिलीज हो जाते थे मीडिया को। तो मुझे यहाँ पे मीडिया में कोई गड़बड़ नजर आ रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो मीडिया में इस तरह रिलीज करते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, निहाल हाशमी साहब और साथ साथ अतहर काज़मी साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया।
आखिर में नाज़रीन बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सियासत जो है ना वो इंतहाई बेरहम है। जितनी बेरहमी से यहाँ सियासी जमातों के सरबराहों को उनकी नशिस्तों से हटाने का बंदोबस्त होता है, उतनी बेरहमी से ये सियासी लीडरान बुरे वक्त में पार्टी संभालने वालों, उनकी सियासत बचाने वालों के साथ पेश आते हैं। ज़रा एक तारीख है सामने, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। 1967 में लाहौर में जन्म लेने वाली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में इन्होंने एक दिहाई का सफ़र तय किया। सितंबर 1977 में बेगम नुसरत भुट्टो ने कायम मकाम चेयरपर्सन की हैसियत से इस पार्टी की बागडोर संभाली, लेकिन जल्द ही वो भी नाअहल करार दी गई। और फिर फरवरी 1978 में बेनज़ीर ने शरीक चेयरमैन की हैसियत से पार्टी संभाली। 1988 में मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 1993 में दूसरी बार वज़ारत उज़्मा का ताज पहना, लेकिन यही वो वक्त था, यहीं से ख़ानदान में इख्तलाफात ने करवट ली। बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो ये वतन वापस लौटे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ चलने से इनकार कर दिया। उनकी वालदा ने जब बेटे का साथ दिया तो बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप से निकाल दिया। ये वही नुसरत भुट्टो थी जिन्होंने बुरे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भाई को जेल में डाला और फिर बाद में वो पुरस्कार तौर पर कराची में मारे गए और आज तक उनके कातिलों को सज़ा नहीं हुई है। 1999 में बेनज़ीर भुट्टो की नाअहली के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक और जमात रजिस्टर करवाई गई, जिसको मखदूम अमीन फ़हीम और उस जमात के सदर थे और राजा परवेज़ अशरफ साहब वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। बेनज़ीर भुट्टो की जिलावतनी के दौरान अमीन फ़हीम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला और यहाँ तक कि उनकी शहादत के बाद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो अमीन फ़हीम साहब का नाम सामने आ रहा था, लेकिन फिर ये कुर्रा फ़ाल निकला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। अपनी कुर्बानियों को फरामोश करने पर अमीन फ़हीम साहब बड़े नाराज़ हुए। फिर ऐसी खबरें भी मीडिया में फैलने लगी कि वो शायद अपने आप को खुद वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के असल जो सदर हैं वो तो वही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात पर ऑब्वियसली पार्टी को तरजीह दी और ख़ुद वो पीछे हट गए थे। इसी तरह की कहानी नून लीग की भी है। अब नून लीग की कहानी भी सुनिए। परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में नून लीग की हुकूमत को घर भेजा। पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई। पुराने साथी नून लीग का हाथ छुड़ाकर काफ लीग में चले गए। शरीफ खानदान डील करके सऊदी अरब रवाना हो गया। ऐसे में एक जो नाम सामने आया वो जावेद हाशमी का था। पार्टी की बागडोर उनकी जानिब से संभाली गई। 2002 के इलेक्शन में नून लीग को मुनज़्ज़म किया उन्होंने। मुख्तसर सी अपोजिशन के साथ असम्बली में आमिर वक्त को ललकारा। बगावत के इल्ज़ाम में बरसों जेल जावेद हाशमी साहब ने काटी, लेकिन जब मियाँ साहब वतन वापस आते हैं तो अपने मोहसिन को भुला बैठते हैं। मुश्किल वक्त में नाज़रीन आमिर के सामने खड़े होने वाले और पार्टी की क़यादत करने वाले जावेद हाशमी साहब पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने वाले चौधरी निसार साहब, इनको तरजीह दी गई। आसिफ जरदारी के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार जावेद हाशमी को बनाने के बजाय जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को बना दिया। बाद में हालात इनफैक्ट यहाँ तक पहुँचे कि जावेद हाशमी ने रवैयों से दिलबर्दाश्ता होकर खुद ही पार्टी को खैरबाद कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी जो पाबंदी से पहले नेशनल अवामी पार्टी कहलाती थी, वहाँ भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। मुख्तलिफ हालात नहीं है, उनकी तारीख भी देखते हैं। नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी, वली खान जेल गए, बेगम नसीम वली ने आगे बढ़कर पार्टी को संभाला। भुट्टो के खिलाफ तहरीक में पेश रहीं। बेगम नसीम वली ने न सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि जीत कर सूबे से पहली मुंतखब रुकन असम्बली का एजाज़ अपने नाम किया। वली खान सियासत से दस्तबरदार हो गए तो क़यादत बेगम नसीम वली के बजाय पश्तो के मारूफ शायर अजमल खटक उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन वो भी ऑब्वियसली इख्तलाफात के बाइस सदारत से दस्तबरदार हो गए और यूँ पार्टी वली खान के बेटे असफंदयार वली के हाथ में आ गई। फिर इसी दौरान असफंदयार वली और बेगम नसीम वली के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ गए। बेगम नसीम वली ने दिलबर्दाश्ता होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। आज तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में क़यादत का जो वो बैरिस्टर गौहर के कंधों पर डाल दिया है। तारीख़ जब हम देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की जितनी भी जमातों की तारीख़ देख रहे हैं, तो वहाँ से तो यही सबक मिलता है और तारीख़ यही सबक सिखाती है कि पार्टी कोई भी हो, मुश्किल हालात में पार्टी संभालने वाला अच्छे दिन पर भुला दिया जाता है। बहरहाल उम्मीद और दुआ यही है कि बैरिस्टर गौहर साहब के साथ ऐसा ना हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।